Is it for tightening? It's the outer appearance. Vaginal tightening में yes, use it for breast, तो definitely हमको material ज़्यादा चाहिए होता है, and that material will be thick and robust. Buttocks के लिए चाहिए, Brazilian butt is very much in trend. For breast also, for buttocks also, for vagina also, for male organ also. Hello, ma'am. Welcome back to yet another amazing episode. I'm looking forward to with you. So, in today's discussion, we are definitely going to discuss a lot more things जो हमारे audience को नहीं पता होगी, वो आप educate करोगे हमें. And I will start this podcast. ये question पूछूंगी सबसे पहले कि आजकल सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि एक शॉर्टकट पकड़ लिया है लोगों ने हर चीज़ का, और आजकल जो शॉर्टकट पकड़ा जा रहा है वो पकड़ा जा रहा है पतले होने पे. मुझे भी पतला होना है, मुझे भी अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, मतलब फेस के साथ साथ बॉडी पे भी लोग बहुत ज़्यादा फिगर आउट करें चीज़ों का कि क्या फास्ट एंड शॉर्ट एंड फास्ट रूल है कि हम किस तरीके से पतले हो जाएं, एकदम से एक जादू की छड़ी चल जाए और हमें कुछ एक्सरसाइज की इसकी ज़रूरत ना पड़े. और ओजेम्पिक बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसके बारे में बताओ सबसे पहले क्या है. Yes, Ozempic is definitely talk of the town and every next person thinks like कि कोई जादू की छड़ी है जिससे हम एकदम दुबले हो जाएंगे. So Ozempic एक मेडिसिन है and in fact it is a prescription drug. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का मतलब होता है कि जो आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं यूज़ कर सकते हैं आप. तो ओजेम्पिक तो एक ब्रांड है, इसमें जो एक्चुअल मेडिसिन है दैट इज़ सेमाग्लूटाइड. तो सेमाग्लूटाइड क्या करता है, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते थे कि मुझे परफेक्ट फिगर चाहिए बिकॉज आई एम इनटू एस्थेटिक मेडिसिन, और फेस के साथ साथ जब तक फिगर सही ना हो तो वो ब्यूटी और अट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है. तो जब लोग डाइटिंग करने की कोशिश करते थे, खाना छोड़ने की कोशिश करते थे, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे कि उनको चक्कर आने लगते थे और उलझन होती थी, सर दर्द होने लगता था, या उनका ग्लूकोज लेवल डाउन होने लगता था. कीटो डाइट की वजह से देयर आर डिफरेंट फैट डाइट्स बियॉन्ड दैट भी. अगर आप ऐसे भी खाना छोड़ोगे कि हम सिर्फ खीरा खा के रहेंगे या हम आज सिर्फ पानी पी के रहेंगे, तो समटाइम्स योर बॉडी डजंट सपोर्ट. तो ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक्सेस वेट वाला है, उसका वेट सपोज 100 kgs है, 110 kgs है, और वो ये चाह रहा है कि मैं खाना बाहर से ना खाऊं और मेरी बॉडी मेरा अपने फैट को यूज़ करके अपना काम चला ले. तो ऐसा नहीं होता है. तो उसमें होता क्या है, हमारे बॉडी में नेचर ने हार्मोन्स दिए हैं. आपने इंसुलिन का नाम तो सुना ही होगा. एग्जैक्टली राइट. तो इंसुलिन क्या करता है, हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें जो एक्सेस खाना है, मतलब कि हमको दिन भर चलने के लिए आपने BMR पढ़ा होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट. तो सपोज अगर हम एक रूटीन काम कर रहे हैं, हम कोई खेत में काम नहीं कर रहे हैं या हम कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और हमको सुबह से शाम तक नॉर्मल काम करने के लिए, चलने फिरने, खाने सोने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है. इट कैन बी समथिंग अराउंड 1500 से 2000 किलो कैलोरीज तक हो सकता है. तो अब इतना कंजम्पशन तो आपकी बॉडी को करना ही है, तो उसके लिए आपको खाना चाहिए. आप खाना खाते हो डेली, बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमको जितनी ज़रूरत थी हमने उससे ज़्यादा खाना खाया. सपोज हमने कैलोरी डेंस फूड खा लिया, हमने रसगुल्ले खा लिए या कोई ऐसा पिज़्ज़ा या कोई ऐसा रेसिपी खाई जिसमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज थी, और वो हमारे बॉडी में पहुंच गया है, तो वो ब्लड में जाके शुगर के फॉर्म में जाता है. तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, इट इज़ लाइक योर कैलोरी मैनेजर. जैसे आपका फाइनेंस में फंड मैनेजर होता है कि आपकी जो सैलरी है उसको आपने सेविंग अकाउंट में डाला. अब वो सेविंग अकाउंट से जो आपका फंड मैनेजर होता है वो आपको कॉल करके बोलता है कि मैम आपका तो जो खर्चे हैं महीने के वो सरप्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको यूज कर लीजिए, कंट्रोल कर फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, किसी और फंड में डाल दें. तो उसको वहां से मोबिलाइज करना है क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो सिमिलरली हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, हमने खाना खाया, आपने पोस्ट प्रैंडियल शुगर लेवल सुना होगा, ब्लड शुगर लेवल, तो जो हमारी आवश्यकता से अगर ज्यादा हो गया तो इंसुलिन का काम है उसको पार्क करना बॉडी में. तो पहला लेवल ऑफ पार्किंग क्या होता है, वो आपके ब्लड से शुगर को, एक्सेस को जाकर डिपॉजिट कराता है लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में. नेक्स्ट लेवल होता है आपके मसल्स में इकट्ठा होता है, वहाँ भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा होता है. अब वहाँ भी अगर आपके स्टोर्स भर गए, सपोज आपके लिक्विड फंड्स भर गए हैं सारे, तो नाउ योर फंड मैनेजर विल अगेन कॉल एंड से कि आपके पास बहुत सरप्लस है, लेट्स पुट इट इन 10 years के लॉकिंग पीरियड में हम फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं. तो सिमिलरली हमारे बॉडी में क्या होगा कि जब लिवर में और मसल में भी भर गया है तो हमारे एडिपोज टिश्यू में भरना शुरू होता है. एडिपोज टिश्यू आपके जो स्किन के नीचे फैट सेल्स होती हैं, राइट, वहाँ पे स्टोर होता है फैट के फॉर्म में. वहाँ
वहाँ पे भी भर गया तो फिर आपके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, आपने विसरल फैट सुना होगा, जो आपके इंटेस्टाइन के आसपास में और जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनके आसपास में भी फैट के फॉर्म में जमा होना शुरू होता है। तो ये सारा जो काम है ये इंसुलिन का है। अब अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो इसको वापस कन्वर्ट करना, सपोज आपके एफडी में तो पैसा है लेकिन आपकी नौकरी चली गई, अब आपके पास पैसे नहीं, आपको खर्च चलाने, तो आप क्या करोगे? एफडी तोड़ोगे, राइट? लेकिन एफडी तोड़ने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपके फंड मैनेजर को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, इट कैन बी फर्स्ट लेवल आपका लिवर एंड मसल्स का है जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और उसके बाद जो एडिपोज टिश्यू में या विसरल फैट जो होता है उसको मोबिलाइज करने के लिए आपका जो बॉडी हार्मोन है दैट इज ग्लूकागॉन। तो ये जो मेडिसिन है, चाहे वो सेमाग्लूटाइड हो या ओजेम्पिक या एक दूसरा इंजेक्शन भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है मोन्जारो, ये मेडिसिन क्या करती हैं? आपके ग्लूकागॉन जैसे काम करती हैं। तो कई बार क्या होता है, हम क्योंकि इतने सालों तक हमने इतना ओवर ईटिंग किया है कि हमारा ग्लूकागॉन अपना जो काम करना था वो भूल ही गया है या उतने इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। तो जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो, तो सपोज समबडी इज ओवरवेट, आप 80 किलो के 90 किलो के हैं, आपने खाना छोड़ा एंड यू वांट कि मेरी बॉडी अपना ही फैट यूज़ कर ले, मुझे बाहर से खाना ना खाना पड़े, बट इट डजंट सपोर्ट। होता है क्या है, आपको चक्कर आ रहा है, आप बेहोश होकर गिर जा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी भूल गई है कि मेरे पास कैलोरी बॉम्ब्स हैं ऑलरेडी बॉडी में, उसको यूज़ करो। तो उसमें ये आपकी मेडिसिन सपोर्ट करती हैं। एंड हाउ डज दे डू इट? ये ग्लूकागॉन की तरह काम करती हैं। तो आपको क्या क्या फीलिंग आएगी? आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो ब्रेन में सटाइटी सेंटर है, व्हाट इज सटाइटी सेंटर? अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको हम संतुष्टि केंद्र भी कह सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू फील फुल कि ओके आई हैड। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने एक पूड़ी खाई, मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है बेसिकली, तो हमको लगता नहीं अभी मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे एक पूड़ी और चाहिए। या हमने आधा समोसा खाया, वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी, मेरा जितना बीएमआर था, जितना कैलोरी मुझे चाहिए था वो पूरा हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, क्रेविंग्स अभी भी है। हाँ, तो ये जो मन वाला जो पॉइंट था, ये ब्रेन में आपका एक सटाइटी सेंटर होता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, एक तो आपके फुलनेस वाली फीलिंग देती है, आपका जो गट है, गट में गट की मूवमेंट को ये थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। आपने एक टाइम खाना खा लिया तो आपको 3 घंटे 4 घंटे तक ऐसा लगेगा कि आई डोंट फील लाइक ईटिंग मोर। एंड सेकेंडली इट वर्क्स ऑन सटाइटी सेंटर ऑल्सो, कि आपका थोड़ा सा खा के आपको लगता है कि ओके आई हैड एनफ। इवन योर फेवरेट फूड, सपोज मन भरा हुआ रहता है। हाँ, इवन इफ यूर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, अब आप रात में काम कर रहे हो, रात में 11 बजे सडनली यू फील कि आई वांट दैट ice cream. So this medicine actually supports in that. It doesn't allow you to feel that way, and you feel कि no, I don't need it. Even somebody is offering you and you can actually resist your desire. आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है resist करने की. So that's why it's very popular. But ultimately अगर मैं बात करूँ तो वो इंजेक्शन के बाद भी अगर आपकी वो जो ईटिंग हैबिट है, that's because of some emotional reason. Like there are so many emotional eaters. बिंजिंग बोलते हैं जिसको, कि अभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। Yeah, I mean, before this interview, ma'am, I was scrolling my Instagram and I saw a reel जहाँ पे there was a girl who was talking about this thing कि usually जो लोग बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स खाते हैं वो इसलिए खाते हैं क्योंकि जो उनके हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं विद दिस इमोशनल माइंडसेट कि उनको अपने पापा से प्यार नहीं मिला होता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो इंक्लिनेशन होता है टूवर्ड्स बेकरी आइटम्स, चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स, मतलब मीठे की तरफ ज़्यादा जो एक इंक्लिनेशन रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि उनकी जो इमोशनल एपेटाइट होती है वो सेटिस्फाइड नहीं रहती है क्योंकि उनका फादर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे I found this very interesting and I was like, अच्छा this also happens. सो इस पे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। देयर वाज अ टेस्ट डन कि उन्होंने क्या किया कि एक मॉर्फिन का नाम सुना होगा ना, ये एडिक्शन ड्रग होती है। Yes, I have heard about हाँ, तो मॉर्फिन जो एडिक्ट लोग होते हैं उनको डी एडिक्शन के टाइम पे एक ड्रग दी जाती है नेलेक्सोन। तो एक पार्टी क्रिएट की गई, एक सीरो, इट वाज अ टेस्ट एक्चुअली, स्टडी थी वो। उसमें उन्होंने हाफ ऑफ द ग्रुप को विदाउट नोइंग देम उनको नेलेक्सोन ड्रग दी गई थी और दूसरे वाले ग्रुप को उन्होंने एक प्लेसिबो दिया था। जब भी कोई कंपैरेटिव स्टडी होती है तो उसमें हम सबको बोलते हैं कि हम आपको एक शुगर टैबलेट दे रहे हैं या कुछ कैंडी दे रहे हैं, एंड दे आर नॉट टोल्ड कि आपको हम कोई दवा दे रहे हैं
टू सी द इफेक्ट्स। तो हाफ ऑफ द ग्रुप को वो डी एडिक्शन वाली ड्रग दी गई और दूसरे ग्रुप को नहीं दी गई और उनको पार्टी में भेज दिया गया बुफे सिस्टम में। एंड देन दे फाउंड कि जिनको वो डी एडिक्शन वाला ड्रग दिया गया था उन्होंने कंपैरेटिवली स्वीट आइटम्स कम खाए इन कंपैरिजन टू दोज जिनको नहीं दिया गया था। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग आउटकम क्या था स्टडी का, वो ये था कि शुगर इज लाइक मॉर्फिन, शुगर इज सो एडिक्टिव, इट एक्चुअली गिव्स यू अ हाई। जब आपका शुगर लेवल डाउन अप होता है तो आपका जो ब्रेन होता है वो आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, जैसे ड्रग्स में होता है कि यू गेट अ हाई। सिमिलरली शुगर ऑल्सो हैज़ दिस काइंड ऑफ हाई फीलिंग। तो शुगर इज अननेचुरल फूड। अगर आपको पता हो तो शुगर केन का इन्वेंशन ह्यूमन स्पीशीज ने किया था। हैव यू हर्ड कि एक बैम्बू होता था और एक ग्रास होती थी, उसको क्रॉस करके ये बनाया गया एंड देन दे फाउंड कि उसका जो केन है वो स्वीट है। तो उसका जूस इकट्ठा किया गया एंड देन वी क्रिएटेड शुगर। तो इट्स नॉट अ नेचुरल फूड, इट्स अननेचुरल फूड। एंड देन वी डेवलप्ड दिस डिजायर, क्योंकि जब उसको खाया गया तो यू हैड अ वेरी ग्रेट फीलिंग, एक हाई वाली फीलिंग हो रही थी। तो शुगर इज एक्चुअली अ ड्रग एंड लीविंग शुगर इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ डी एडिक्शन। इट्स अनहेल्दी ऑल्सो, इट्स अनहेल्दी। तो वो जो हाई होता है, तो अगर हमारी कोई भी इमोशनल वैक्यूम है, हम किसी लाइफ में किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अब जैसे आपने इस केस में बोला कि वो लव का वैक्यूम था फादर से, कई बार ब्रेकअप्स होते हैं, कई बार करियर का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इनफैक्ट जब भी हमें मैं भी ये देखती हूँ कि जब व्हेन आई एम सपोज टू गेट डाउन तो मुझे क्रेविंग भी ऐसे होती है वॉफल्स की, आइसक्रीम्स की, चॉकलेट्स अगर उसमें से शुगर निकाल दो तो ये द डिजायर वोंट बी फुलफिल्ड। एग्जैक्टली, ऐसे कुछ बेसिकली शुगर की नहीं होती है, मतलब होती है बट 90% जो होती है अंदर से क्रेविंग वो मेजरली शुगर की ही होती है। राइट। तो आपकी बॉडी को कैलोरी नहीं चाहिए था, बट आपको वो जो हाई फैक्टर मिल रहा है शुगर की वजह से, उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो सम हाउ दीज ड्रग्स आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। बट येस, आपको उस फैक्टर को एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो वैक्यूम है। एंड हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू टेक दिस इंजेक्शन? फॉर अ लिमिटेड टाइम, इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो, इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑल्सो कि क्या ये एडवाइजेबल भी है यूज करने के लिए? Okay, so you have actually answered the question yourself कि advisable है। So it's a prescription drug. It should be advised by the doctor or physician only. आप इसको ऐसे randomly खरीद करके नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपका बॉडी में हार्मोनल लेवल क्या है। Somebody may have type 1 diabetes. Type 1 diabetes में हार्मोन्स आपके सीरियसली डिस्टर्ब है, आपके पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, ऐसे टाइम में आपने बाहर से एक दवाई डाल दी तो आपका बॉडी में पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योस आ जाता है। यू कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑल्सो, राइट। तो सिमिलरली ये दवा बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए बनाई गई थी क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो पेशेंट होते हैं उनका हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह का होता है जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। पीसीओडी में भी ऐसा होता है। तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में गर्ल्स को जो ओवरवेट होता है, they get this craving all the time. They don't want to eat. They are trying to control their desire and उनको मालूम है कि मैं ये अभी अगला चॉकलेट खाऊंगी या कॉफ़ी पीऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, वेट बढ़ेगा, बट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम, राइट, बिकॉज ऑफ दोज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उनके लिए ये दवाई बनाई गई थी। तो अब ये दवा अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है एंड देन डॉक्टर नोज कि आपको कितना डोज देना है, देयर इज अ डोजिंग सिस्टम, देयर इज अ टाइमिंग and there is a technique to give it also, like it is given subcutaneous मतलब फैट में देना होता है। तो आपको ये नहीं पता है कि कैसे लगाना है, आपको इंजेक्शन साइट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आप and then needle means physician, you cannot do it yourself, and you shouldn't be doing it obviously। तो it's advisable कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है एंड आपको प्रॉब्लम हो रही है वेट मैनेज करने में एंड आपका ओबेसिटी पैथोलॉजिकल लेवल पे है और आप उसको खुद से लाइफस्टाइल मैनेज करके नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बिल्कुल you can definitely consult your physician and करना चाहिए और आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल। भाई वो आपकी सटाइटी सेंटर पे काम कर रहा है बट खाना तो आपको ही छोड़ना है ना। खाना छोड़ने में भी अगर आपने एकदम क्रैश डाइटिंग किया कि आपने दिन भर में कहा कि नहीं मैं अब सिर्फ 1 पीस ऑफ पेस्ट्री खाऊंगी पूरे दिन में, मेरा तो कैलोरी कट हो गया है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली टेकिंग अगेन
अनहेल्दी चॉइस। ठीक है, उसका कैलोरी जरूर आपका 100 कैलोरी ही हुआ एक पेस्ट्री में, बट यू आर टेकिंग ओनली द फैट थिंग ना, आपका मिनरल्स और वाइटामिन कहाँ गए? सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस थिंग। तो आपको डाइटिशियन से भी बात करनी चाहिए कि मेरी जो कैलोरी इनटेक है इट शुड कम फ्रॉम द हेल्दी फूड आइटम्स सो दैट यू गेट योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको जो मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, नहीं तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगी, आपके मसल्स वीक हो जाएंगी, और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपका मसल लॉस होने लगेगा, आपका फैट लॉस एकदम रैपिड होगा, तो आपके सैगिंग आ जाएगी चेहरे पे, विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। और मैम ये जो ओजेम्पिक का आई वुड से मॉलिक्यूल, हाँ, सेमाग्लूटाइड इज द मेडिसिन। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ है? ये लैब में बन रहा है, एंड इसका जो मेन कंसर्न ये आ रहा है प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोगों ने देखा कि इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, आई एम एबल टू कंट्रोल माय फूड एंड आई एम लूजिंग वेट आल्सो, सो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इट डज नॉट टेक आउट योर फैट सिलेक्टिवली। कई लोग इस लालच में यूज करते हैं कि मेरा टमी का फैट कम हो जाएगा, सो इट डजंट ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी से फैट लेगा। तो जैसे ही पूरी बॉडी से फैट जाएगा तो आपका फेस में भी सैगिंग आएगी, एंड पीपल कम टू us for fillers and facial contouring treatments after taking Ozempic injection, क्योंकि उनको wrinkles बहुत आ जाते हैं, उनके फैट पैड जो चीक में है उसमें बहुत सैगिंग आ जाती है। तो सैगिंग और Ozempic face what we call as is a very common thing after semaglutide medicine। एंड एक जो दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके एजिंग चेंजेस बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो उसमें ये एक पेपर पब्लिश हुआ है कि जो हमारे बॉडी में फैट होता है उसके अंदर कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो आपका फाइब्रोब्लास्ट को, मतलब जो आपके कोलेजन इलास्टिन फाइबर है उनको सपोर्ट करती हैं। तो जब आपका बॉडी फैट एकदम ड्रास्टिकली कम होना शुरू होगा तो आपके स्किन का जो टेक्सचर है, जो इलास्टिसिटी है, वो वीक होनी शुरू हो जाती है और आपको सैगिंग लगता है। यस, सो दैट्स वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम। दैट डजंट लुक्स गुड। ऑफ कोर्स आप दुबले तो हो गए, बट आप अगर बुढ़े लगने लगे, आप अपनी एज से 5 साल 10 साल ज़्यादा ओल्ड लगने लगे, तो क्या फ़ायदा हुआ? मैम एक सीरियल आता था, बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें राम कपूर नाम का कैरेक्टर था, जिनका एक्चुअल नाम भी राम ही है, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने मेजरली अपना फैट लूज़ किया है। एग्जैक्टली। और अब की अगर उनकी पिक्चर्स हम देखें, उनका फेस, और वो पतले तो हो गए हैं, और उन्होंने बोला भी यही है कि वो नेचुरल वे में हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था कि आपने ओजेम्पिक किया है, ये है वो है। वहीं से मैंने देखा था कि ओजेम्पिक व्हाट इज़ इट, तो मैंने गूगल किया, थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर मैंने कहा कि आई विल टॉक। या एग्जैक्टली। सो बट उनको देख के वो चीज़ लगती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ओजेम्पिक ही यूज़ किया, क्योंकि वो ना, जो आप उसकी बात कर रहे हो, लटकने लगती है बॉडी, कहीं ना कहीं वो बुढ़ा लगने लगता है इंसान, वो एजिंग जल्दी आ जाती है, तो वो एविडेंटली पता लगती है अगर आप ऐसे कुछ मेडिसिन ले रहे हो, या आप मतलब आप जिम के थ्रू या इसके थ्रू आप नहीं जा रहे हो, आप नेचुरल प्रोसेस नहीं ले रहे हो बेसिकली। जानवी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि यस, अगर आप कुछ आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। बट मुझे लगता है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन नेचुरली भी डाइट कट करेगा, और अगर वो बैलेंसिंग नहीं कर रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी सैगिंग तब भी आएगी। अगर किसी का वेट 90 kg है और वो सडनली 2-3 महीने में ही 50 kg पे आ जाता है, तो वो जो 30-40 किलो का अपने बॉडी के अंदर जो कलेक्शन था वो निकाला है, तो योर स्किन इज अ बैलून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी उसकी एक लिमिटेड है। यंग एज में तो रिकवरी आसान होती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपने एक बैलून को फुला के रख दिया 10 साल तक, तो उसको कम करने में मुश्किल 10 साल के लिए फुला के रखा है, और सडनली उसके अंदर से जो फिलिंग एजेंट था वो निकाल लिया है, तो वो लूज हो ही जाएगा। तो वहाँ पे फिर जो हम लोग के एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, उनका रोल आता है टू सपोर्ट इट फ्रॉम आउट। फिलर्स पे बात करनी है मुझे मैम, फिलर्स पे, बोटॉक्स पे, क्योंकि फिलर्स की आपने जैसे बात की, तो वो फेशियल स्कल्पटिंग के लिए यूज़ होती है, तो आप बताओगे फिलर्स का क्या रोल है, कैसे है? फिलर, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ मटेरियल टू फिल सम void or gap or hollowness on the face, right? Not only face, we are using fillers for entire body nowadays, for breast also, for buttocks also, for vagina also, for male organ also too. Vagina पे भी यूज होता है? Yes, it is being used everywhere in the body nowadays, and especially the transgenders are using it very much for breast. और तो फिलर क्या होता है? फिलर इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या एक तरह की
बेसिकली शुगर है, हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं हम इसे, एक जेल लाइक मटेरियल होता है। नाउ दिस जेल लाइक मटेरियल और हाइलुरोनिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन आवर स्किन। अगर आप एक बच्चे की स्किन देखो ना तो उसको आप ऐसे नोचने का मन करता है ना, एंड इट बाउंसेस बैक वेरी नाइसली। यस, सो हाइलुरोनिक एसिड इज द मॉलिक्यूल जो वाटर को होल्ड करता है। इट्स अ जेली लाइक मटेरियल जो पानी को होल्ड करके रखता है, तो उससे आपके स्किन में सप्लनेस रहती है, एक ग्लो रहता है, एक वॉल्यूम रहता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 25-30, वो कम होना शुरू हो जाता है हमारी स्किन से। उसके साथ में हमारे स्किन में रिंकल्स दिखने शुरू होंगे, अंडर आई हॉलोनेस दिखना शुरू होगा, या आपके चीक सैगीनेस होने लगते हैं। हाँ, और उसी टाइम पे अगर आपने वेट लॉस कर लिया या ओजेम्पिक इंजेक्शन लगा के सडन वेट लॉस किया तो वो प्रोसेस और एनहांस हो जाता है और आपकी सैगिंग या रिंकल्स वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यस, तो एक तो एंटी एजिंग की तरह हम लोग फिलर्स को यूज़ करते हैं। नाउ दीज फिलर्स आर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। हम किस बॉडी पार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं इसके आधार पे, इवन विद इन फेस वी हैव 2-3 टाइप्स ऑफ फिलर्स। जैसे हमें लिप्स के लिए चाहिए तो हम एक सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसमें जो उनका डेंसिटी होता है वो थोड़ा कम होता है, तो वो सॉफ्ट एंड डोई सा फीलिंग आता है। अगर हमको चीक के लिए लिफ्टिंग चाहिए देन वी नीड अ रोबस्ट मॉलिक्यूल, तो वो थिक मटेरियल होता है। राइट, अंडर आई में हमें डालना है तो हम सॉफ्ट मटेरियल उस टाइप से यूज़ करते हैं। तो इनकी जो लाइफ या लॉन्जिविटी होती है बॉडी में वो 1 साल से 2 साल की होती है। इफ़ आई वांट टू यूज़ इट फॉर ब्रेस्ट तो डेफिनेटली हमको मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है, एंड दैट मटेरियल विल बी थिक एंड रोबस्ट। बटक्स के लिए चाहिए, ब्राज़ीलियन बट इज़ वेरी मच इन ट्रेंड, तो उसके लिए हम थिक मटेरियल यूज़ करते हैं। देन देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म वेजाइनल पफ। सो पोस्ट डिलीवरी क्या होता है कि आपके जो लेबिया या लिप्स होते हैं दे बिकम डिफ्लेटेड एंड फ्लैट से हो जाते हैं, रिंकल्ड हो जाते हैं। सो सम पीपल वांट इट टू get again make it more bouncy and attractive, so we can Is use it that for tightening? It's the outer appearance. vaginal tightening में yes फिलर भी यूज़ होते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा हम लोग हीट डिवाइसेस जो साउंड बेस्ड डिवाइसेस होते हैं या लेजर्स होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर थ्रेड लिफ्ट यूज़ करते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? See, these are medical things and it's kind of surgery and you need to go to the right expert doctor surgeon who has the experience to do it. Otherwise कोई भी बॉडी में आप छेड़छाड़ कर रहे हो, स्किन के अंदर होल बना के कुछ डाल रहे हो फॉरेन मटेरियल, so anything can happen. It can give hypersensitivity reaction, it can give your infection हो जाएगा, abscess या फोड़ा जिसको बोलते हैं, वो सब हो सकता है। So what you said vagina is a hollow canal and hollow canal में जो laxity आ रही है because of delivery या because of एजिंग, उस कैनाल को टाइट करने के लिए आपको उसकी वॉल को टाइटन अप करना है। वॉल को टाइटन अप करने के लिए फिलर कैन बी वन ऑफ द मेथड, बट मोर पॉपुलर मेथड्स आर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस या pelvic floor muscle exercises are also recommended. I think that's a better choice to do it. कि आप कीगल एक्सरसाइजेस सुना होगा आपने, दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ, और अदरवाइज आजकल इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलेटर भी आ गए हैं। देयर आर चेयर जिसके ऊपर आप बैठ करके उस कॉन्ट्रैक्शन को फील कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प योर पेल्विक फ्लोर मसल्स टू गेट टाइटेंड अप। और मैम ये जो फिलर्स की लॉन्जिटिविटी रहती है वो कब तक रहती है? As I said, it can last from few months to few years. जैसे स्किन बूस्टर सुना होगा आपने, सो स्किन बूस्टर फिलर का डाइल्यूटेड फॉर्म है। तो सपोज हमको एक पर्टिकुलर पार्ट पे, सपोज किसी के आंखों के नीचे गड्ढा है, अगर उसको हमें फिल करना है या हमें लिप्स को बाउंस देना है तो हम फिलर यूज़ करेंगे। बट अगर पूरे फेस में सैगिंग दिख रही है और हम पूरे फेस को सटल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और हम एक किसी पर्टिकुलर जगह पे भरा भरा सा व्हाट वी कॉल एज पिलो फेस नहीं चाहते हैं, तो हम स्किन बूस्टर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली स्कल्पटिंग इज समथिंग एडवांस जहाँ पे हम थिक फिलर यूज़ करेंगे और उसकी लाइफ 1 साल 2 साल 2 साल ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 साल होती है। जो बूस्टर्स होते हैं वो पूरे फेस पे या नेक पे हम यूज़ कर सकते हैं, नेक लाइन्स या व्हाट वी कॉल एज टर्टल नेक, एनहांस करने के लिए। उसमें अगर फाइन लाइन्स शुरू हो गई हैं तो वहाँ पे हम बूस्टर्स देते हैं। इनकी लाइफ यूजुअली 4-5 महीने होती है, क्योंकि ये थिन मटेरियल है, डाइल्यूटेड है, पतला है एक तरह से, तो वो जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी आपकी। और जो थिक मटेरियल होगा उसको बॉडी एब्जॉर्ब करने में 1.5 साल 2 साल का टाइम लेती है। हार्मलेस होते हैं काइंड ऑफ, इफ वी हैव टेकन केयर ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि आप स्किन के अंदर कुछ डाल रहे हैं, तो स्टरलाइजेशन इज द थंब रूल कि कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। द रूल नंबर 2 इज कि जो व्यक्ति डाल रहा है उसको आपकी बॉडी की एनाटमी पता होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ ब्लाइंड प्रोसीजर। आप स्किन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, वहाँ पे वेन्स जा रही हैं, आर्टरीज जा रही हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति डाल रहा है, जैसे लोग सैलून में जाके करा लेते हैं, तो उसको नहीं पता है कि उसके अंदर से कौन सी ब्लड वेसल जा रही है। अगर आपने एक्सीडेंटली
स्किन के बजाय उस ब्लड वेसल में डाला, तो ब्लड वेसल इज द लाइफ लाइन ऑफ दैट ऑर्गन। वो आपकी आँख है, नाक है, लिप्स है, कहीं पे भी अफेक्ट हो कहीं, सकता और है। वो उस टनल को ब्लॉक कर देगा, तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। सो डू यू नो दैट देयर आर अराउंड 500 केसेस इंटरनेशनली ऑफ ब्लाइंडनेस आफ्टर फिलर्स। अगर आप गलत जगह से बना रहे हो तो क्योंकि फेस में पूरा स्ट्रक्चर है, एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का, आपने उस ब्लड वेसल के अंदर एक्सीडेंटली डाला, क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्किन के अंदर कहाँ पे फेशियल आर्टरी जा रही है, कहाँ पे कौन सी आर्टरी जा रही है, और आपने एक ऐसी आर्टरी में डाल दिया जिसमें वो ट्रैवल करके, वो थिक जेल लाइक मटेरियल ट्रैवल करते करते आँख के अंदर पहुँच गया, तो obviously और वहाँ वो की ब्लड सप्लाई रुक गई, तो फिर आप विजन गया। विजन गया। लकली इन इंडिया वी हैवंट गॉट a case even now, but yes, internationally we have seen so many cases. Yes. मैम जैसे किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग भी फिलर्स करवा सकते हैं? करा सकते हैं विद एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, बिकॉज जो भी आपका एस्थेटिक फिजिशियन है या एस्थेटिक सर्जन है, उसको बेसिक डायबिटीज़ के बारे में पता होता है। तो उसमें मेनली जो चैलेंजेस होते हैं, वो पहली चीज़, दैट पर्सन इज़ वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होती है, तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका ब्लड शुगर कंट्रोल हो, पहली चीज़, क्योंकि आपका जिंदा रहना और फिट रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ब्यूटी। एग्जैक्टली। सो हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं कि इफ़ द पर्सन हैज़ अ कंट्रोल्ड शुगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई इन्फेक्शंस नहीं है, कोई और डेफिशिएंसीज नहीं है, एंड द डॉक्टर, द पेशेंट इज़ अंडर सुपरविजन ऑफ अ डायबिटिक एक्सपर्ट, डायबिटीज़ एक्सपर्ट या फिजिशियन के पास वो जा रहा है, तो टेकिंग केयर ऑफ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ऑफ इन्फेक्शंस, वी कैन डू इट। मैम बोटॉक्स के बारे में भी मुझे बात करनी थी। जैसे फिलर्स के बारे में आपने इतने अच्छे तरीके से बता दिया, मेरे को जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। अब बोटॉक्स क्या है? जैसे उर्फी जावेद है, उसका फेस देखा था मैंने, उसने अपनी एक सीरीज़ निकाली थी, तो उसमें एकदम अनफिल्टर्ड था उसका, कि वो डॉक्टर के पास जाती है, ये है वो है, और अभी कुछ दिन पहले उसने सारे बोटॉक्स हटवा भी दिए हैं। तो बोटॉक्स का प्रोसीजर क्या है और कैसे यूज़ करना है, क्या बजट है, और अगर किसी का कोई पेशेंट आपके पास आया जिसके फेस पे बोटॉक्स यहाँ हो रखा है, तो उसको आप ठीक कैसे करते हो? एवरीथिंग अबाउट बोटॉक्स। So Botox is again a trade name. इसमें जो actual medicine है, that is botulinum toxin. So as the name says toxin, so it's a kind of toxin extracted from plants. एक फंगस होता है, उससे इसको हम लोग निकालते हैं, आई मीन नॉट द डॉक्टर्स बट द फार्मा पीपल, एंड इसके बाद हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं सलाइन में, जो सॉल्ट वाटर होता है उसके साथ प्रिपेयर करके उसकी डोजिंग होती है, मतलब यूनिट्स होती है कि हमको किस बॉडी पार्ट में कितना कहाँ यूज़ करना है। तो अब जो आपने एक बात कही कि उर्फी जावेद, सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा उर्फी जावेद ने क्या किया था। सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन सोशल मीडिया पे चल रहा होता है और सच्चाई कुछ और होती है, राइट? तो इंटरेस्टिंग पीछे की बात। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोटुलिनम टॉक्सिन इज कंपैरेटिवली अ सेफ मेडिसिन, और बहुत महंगी भी नहीं है, एंड इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई लगवा रहा हो और आपको पता नहीं होगा, बिकॉज इट डजंट हैव अ डाउन टाइम। मजे की बात यह है कि व्हेन आई टुक माई बोटॉक्स, आई डिडंट शेयर इट विद माई पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि पहले जब मैंने शेयर करने की कोशिश की, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, एंड आई गॉट एन आंसर, अरे ये सब चक्करों में ना पड़ो। सो ये एक इंडियन मेंटेलिटी होती है कि ये सब चीज़ों के साइड इफेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको नहीं कराना है। बट इट्स बीन 15 ईयर्स नाउ एंड आई एम टेकिंग इट रेगुलरली। और जो दूसरा एक लोग समझते हैं, क्योंकि लोगों को नाम ही इसका पता है कॉस्मेटोलॉजी के नाम पे, तो एक कहावत है ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो कुछ भी अगर किसी को एबनॉर्मल दिखता है किसी फेस में, तो लोग उसको सब बोटॉक्स बोटॉक्स बोल देते हैं कि बोटॉक्स लगाने से फलाना मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इट्स कंपैरेटिवली अ सेफ ड्रग एज पर माई ऑब्जर्वेशन। और ये देखा गया है कि बोटुलिनम टॉक्सिन बेसिकली करता क्या है कि ये आपके मसल्स पे काम करता है। तो हमारे जो फेस में रिंकल्स होते हैं, डायनेमिक रिंकल्स एंड स्टैटिक रिंकल्स। डायनेमिक इज जो मूवमेंट पे आता है, अगर हम कुछ आश्चर्यचकित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या हंस रहे हैं, तो जो झुर्रियाँ बन रही हैं वो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण बन रही हैं। तो बोटुलिनम क्या करेगा, उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, 4 महीने के लिए। तो उसका जो असर है वो सिर्फ 4 महीने रहेगा, और 4 महीने बाद वो अपने आप वीन ऑफ हो जाता है। तो एक ये जरूर है लिमिटेशन कि you have to redo it,
अगर आप उसके इफेक्ट्स को एंजॉय करते रहना चाहते हैं तो। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं हमारे पास जो घर में शादी है तो वो करा लेते हैं, बाद में नहीं कराते हैं, तो देयर इज नो हार्म इन दैट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपने एक बार शुरू कर हाँ, दिया ऐसा तो आपको कुछ हमेशा कंपल्शन कराना है। नहीं है। और तो अगर आपका बजट नहीं है और आपके घर में आपके बच्चे की शादी है, आपकी अपनी शादी है, एंड यू फील लाइक गेटिंग इट डन, यू कैन एंजॉय तो ऐसी वंस कोई इन अ एज व्हाइल। स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है? एज स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 12 साल का है या 15 साल की लड़की है, अभी तो उसका स्किन एकदम प्लम्प है, हाँ, कोई रिंकल नहीं है, तो जरूरत नहीं है। जबरदस्ती क्यों करा रहे हो आप? एंड समटाइम्स आई हैव सीन इवन एट द एज ऑफ 30 एंड 40 सम पीपल डोंट नीड इट, दोज पीपल हु आर वेरी पीसफुल और बहुत ज़्यादा बहुत ही excellent भंगिमाएं नहीं बनाते हैं। या फॉर माई सेल्फ आई डोंट हैव टू टेक इट फॉर माई आईज। जैसे व्हेन आई एक्सप्रेस आई यूज मोर ऑफ माई फोरहेड मसल्स, नॉट अराउंड आईज। आईज के पास की मैं मसल्स को ज़्यादा कम push नहीं यूज देते करती हो हूँ। आप। हाँ, कम यूज करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन देर आर सम पीपल हु डोंट टेक इट कॉन्शियसली। किसी का कोई काम ऐसा है, सपोज somebody इज प्रोफेसर और somebody even after being celebrity he is a character artist, तो उसको वो सर्टेन एक्सप्रेशंस देने हैं, उसको वो फ्राउन वाला एक्सप्रेशन देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नाना पाटेकर, उनके जो एंग्री वाले तो रोल कहीं ना होते कहीं हैं, वो प्रेशर expression क्रिएट चाहिए करना पड़ेगा उनको। अपने हाँ। फेशियल So they मसल्स don't पे। take Botox, नंबर 1। नंबर 2, you said कि आपने लगवाया और उसके बाद उसको वॉश आउट कर देंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके इफेक्ट को हम बैलेंस तो कर सकते हैं, हार्मनी को तो क्रिएट कर सकते हैं बाय गिविंग इट टू द काउंटर मसल्स, बट वी कैन नॉट टेक इट आउट फ्रॉम बॉडी। वो बॉडी में गया तो गया, वो अपने आप, क्योंकि 4 ही महीने तक असर रहता है, Dissolve हो जाता तो डिसॉल्व क्या होता है, उसका असर खत्म हो जाता है ना, तो 2 से 4 महीने में वो अपने आप असर खत्म हो जाएगा उसका। आपने जो आईब्रोज की बात करी उसको मैं स्पेशली मेंशन करूँगी, क्योंकि एक जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हम बॉटुलिनम में देखने को मिलता है हमें, वो 2 ही चीज़ें हैं, एक एसिमेट्रिकल स्माइल और एक एसिमेट्रिकल आईब्रोज। तो एसिमेट्रिकल आईब्रोज में क्या है, हमारे आईब्रोज को ऊपर उठाने वाली जो मसल्स होते हैं और नीचे सिकोड़ने वाली 2 मसल का ग्रुप है। तो अगर हमको आईब्रोज को ऊपर उठाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो मसल है उनको छोड़ देते हैं, उनको हम बोटॉक्स नहीं देंगे। हम जब नहीं देंगे तो ऊपर वाली मसल उसको खींचेगी ऊपर लूज को। कर दोगे हाँ, आप। नीचे वाली मसल को हम रिलैक्स करेंगे, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो एक तरफ को ज़्यादा उठ गई है, एक तरफ को ऊपर वो विकेड विच वाला अपीयरेंस आ रहा है, तो हम उस जगह की वो मसल, क्योंकि छूट गई थी बोटॉक्स देने को, तो उसमें 1 यूनिट या 2 यूनिट और देंगे और वो मसल क्योंकि रिलैक्स हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी, तो वो अपने आप आईब्रोज नीचे आ दिस इज जाएंगे। बेसिकली पार्शियल पैरालिसिस जो आप Of देते हो muscles, yes. ऑफ मसल्स Of certain group of muscles. ड्यूरिंग हाँ। तो बोटॉक्स। अब यहाँ पे सावधानी आपको क्या रखनी है, सावधानी आपको ये रखनी है पहली चीज़ कि आपको कोई मसल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन जी, ही कैन नॉट टेक बोटॉक्स बिकॉज ही हैज़ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज़ अ डिजीज़ ऑफ मसल्स जिसमें आपकी मसल्स ऑलरेडी वीक होती हैं, तो वहाँ पे हम बोटॉक्स नहीं देते हैं उन पेशेंट्स को। और बाकी प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन डिजीज़ है, स्किन में कोई एलर्जी है, देन ऑफ कोर्स वी विल नॉट प्ले विद द मसल। पार्किंसंस, इस तरह की डिजीजेज हैं, वहाँ पे हम नहीं दे मसल्स को सकते। वीक करने वाले कोई भी छेड़छाड़ क्यों ही नहीं करनी है करेंगे, राइट। और जहाँ तक एसिमेट्री का सवाल है, आप इसको छोड़ देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस भी हैं बोटॉक्स से जो पब्लिक नहीं जानती है। फॉर एग्जांपल अगर एक गमी स्माइल हम कहते हैं, अगर आप प्रियंका चोपड़ा को पुराने उसमें देखिए फोटोशूट्स में, तो उनके ऊपर वाले जो गम्स थे वो दिखाई देते थे व्हेन शी यूज्ड टू स्माइल, यस यस यस। बट नाउ वी डोंट सी Now इट we don't एंड see वी it. थिंक कि उन्होंने क्योंकि लिप्स को अपने एकदम फुला लिया है फिलर से, इसलिए ऐसा हो रहा उनकी है। लिप्स प्रियंका चोपड़ा की लिप्स हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। नो, सो शी हैड गमी स्माइल। अगर आप एकदम जब वो तो I can, बिगिनिंग के पिक्चर्स देखेंगे, yeah, I सो remember. फॉर दैट वी कैन यूज बोटॉक्स। बोटॉक्स बहुत ही जेंटली आपका जो अपर लिप का कॉन्ट्रैक्शन है उसको हल्का सा रिलैक्स कर देगा, तो आपके वो जब स्माइल आप करोगे तो वो लिप्स इतना ऊपर नहीं जाएंगे कि आपके गम्स दिखाई दे, तो गमी स्माइल को आप ठीक कर सकते हैं। सेकेंडली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ मैंने किया भी है और देखा भी है कि जिनकी जो चिन होती है इनवर्ड होती है, कई बार आपने देखा होगा कि हाँ ऐसे फोल्डेड सी होगी, डेफिनेशन नहीं होती है, एंड वो थोड़ा सा ऑटिस्टिक सा अपीयरेंस आता है फेस का, तो वहाँ पे जो ये हाइपर एक्टिव चिन मसल्स हैं, मेंटालिस मसल जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर हम रिलैक्स कर दें तो चिन में आपके थोड़ी डेफिनेशन आ जाता है, आपका फेस थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टूर्ड और अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसके अलावा आजकल बारबी बोटॉक्स भी बहुत फेमस हो रहा है। What is this? I haven't heard of this. ओके, सो हैव यू नोटिस्ड जो बारबी डॉल होती है उसकी
नेक बहुत स्लिम होती है, लाइक अ हाँ, फिगर, एकदम द नेक इज सुराही आल्सो गर्दन। एग्जैक्टली। तो वो जो पुरानी सुराही गर्दन थी, तो हमारे जो बैक की मसल्स है, ट्रेपीजियस मसल, उसको बोटॉक्स की कुछ यूनिट्स दे करके हम रिलैक्स कर देते हैं, जिससे वो हो जाता है स्लिम दिखने लगती है नेक। बट आई विल नॉट एडवाइज इट, क्योंकि आपकी वो मसल भी तो वीक हो रही है। तो अगर आप अपने शोल्डर मसल्स पे काम कर रहे हैं, बैक मसल्स पे काम कर रहे हैं, तो वो मसल उस समय काम नहीं कर पाएगी आपकी। सो दैट्स नॉट एडवाइजेबल एंड देयर आर सम थेरेपेटिक यूजेस आल्सो बोटॉक्स। और मैंने ये भी सुना है कि बोटॉक्स अगर आपको अननेसेसरी स्वेटिंग होती है या फिर थेरेपेटिक यूजेस। एग्जैक्टली और एक चीज़ मैंने और सुनी है कि बोटॉक्स इसलिए भी यूज़ किया जाता है जब आपको माइग्रेन है, तो इस बात में कितना मतलब ये सच्चाई है। बोटॉक्स का एक बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं हम लोग। कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के, और उनके बॉडी स्पेशली लेग्स जो होते हैं वो अकड़े हुए होते हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिव मसल होती हैं बिकॉज ऑफ सम ब्रेन लेवल इश्यूज। तो उसमें जब हम उन मसल्स को रिलैक्स करते हैं तो उनका गेट सही हो जाता है, उनको चलने में मदद मिलती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थेरेपेटिक, या मतलब दवाई वाला उसका इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे। इसके अलावा माइग्रेन में कुछ लोगों में क्या होता है कि माइग्रेन इज बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिव स्कैल्प मसल्स। जो सिर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत जकड़ी सी रहती हैं। कई लोग कहते भी ना, मेरा सर एकदम फट रहा है, बंधा हुआ है, हाँ। जकड़ा हुआ सा है। सो वी हैव सीन कि अगर आप बोटॉक्स या बोtulinum टॉक्सिन को पूरे उस मसल एरिया में, यहाँ पीछे की तरफ बैक देते साइड हैं। में दिया जाता है, तो उससे देते हैं तो मसल रिलैक्स होती है। तो वी हैव सीन कि माइग्रेन भी रिलीज हो जाता है, रिलीव हो जाता है, उनको काफ़ी फायदा हो जाता है। और स्वेट के लिए भी यूज़ होता है। यस, हाइपर हाइड्रोसिस या स्वेटिंग, स्पेशली अंडर आर्म्स में, पाम में एंड फुट एरिया में। इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स को अगर पाम में स्वेटिंग हो रही होगी तो आप जब गन की ग्रिप नहीं आएगी आपकी, तो आप स्लिप हो रही होती है। सो वी गिव इट इन लोअर डोजेज इन एंटायर पाम में, 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बना के हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा यूनिट में देते हैं। उससे वो 3 से 4 महीने के लिए उनका वो पसीना जो है वो कम आएगा, क्योंकि वो सेबेशियस ग्लैंड को रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा इफ़ सम वुमेन इज स्ट्रगलिंग विद अंडर आर्म का बहुत स्वेटिंग हो रहा है, उसकी वजह से उसके सिल्क के हैवी ब्लाउजेस खराब हो जा रहे हैं, स्पॉट पड़ जा रहा है, सो दे कैन थिंक ऑफ अननेसेसरी स्किन ब्लैकनेस भी आने लगती है। ब्लैकनेस भी आ रही है, तो वहाँ पे वो बोटॉक्स ट्राई कर सकते हैं। बट इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसीजर, मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक बार करा लिया अब जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। अच्छा, वो आपको रिकरिंग इवेंट पे करवाना ही पड़ेगा। ऐसे सोल के लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोग के पैरों से बहुत स्मेल आती है, स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, वहाँ पे भी कर सकता है। और मैम एक्सपेंस का क्या रहता है इसमें? अगर हम बोtulinum की बात करें तो यूजुअली ये 150 रुपीज़ से 350 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ होता है। तो अगर हम फेस की बात करें तो 50 यूनिट से 70 यूनिट तक फेस में लगता है, तो मान के चलिए खर्चा आपका 15 से 20 हज़ार हो जाएगा। मतलब अफोर्डेबल प्राइस रेंज है। हाँ, क्योंकि आपको 4 महीने 6 महीने में एक बार कराना है, तो आई थिंक इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। और बाकी माइग्रेन वगैरह में थोड़ा डोज ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होता है। सेरेब्रल पैल्सी में डोज ज़्यादा यूज़ होती है, वहाँ पे क्योंकि वो थेरेपेटिक रेंज में है, तो वो उसका कैलकुलेशन भी डिफरेंट टाइप से होता है। एंड आई थिंक कि उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब्सिडी भी मिल जाती है, क्योंकि वो बच्चे के लिए है और मेडिसिनल यूज़ में इस्तेमाल हो रहा है, कम होता है वहाँ पे। तो मैम हम एंटी एजिंग के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, बोटॉक्स की बात कर रहे हैं, फिलर्स की बात कर रहे हैं, और आपने एक बुक भी लिखी है एंटी एजिंग पे। यस, द नेम ऑफ बुक इज काम डाउन क्रेजी रिंकल्स। मुझे बताओ आप थोड़ा सा उस बुक के बारे में। सो इट्स अबाउट द बेसिक फाउंडेशन थिंग्स, जो 7 सीक्रेट्स हैं कि आप कैसे फॉर एवर यंग दिख सकते हैं। तो काम डाउन क्रेजी रिंकल्स का मतलब ये है कि जो हमारे रिंकल्स हैं वो हमारी जनरेशन में पहले वाले लोगों की अपेक्षा जल्दी आ रहे हैं। अगर आप दादी नानी को देखो तो 50-60 साल में जितने बूढ़े दिखते थे, हम लोग थोड़ा जल्दी हो रहे हैं। तो एक तो हम लोग हाइपर हो रहे हैं, बहुत प्रेशर भी है जॉब का, करियर का, रिलेशनशिप का, और उसके साथ में प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, फूड हैबिट्स की भी इश्यूज़ हैं। उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन, हाँ, एजिंग जल्दी हो रही है। तो अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो अ चैप्टर इज़ डेडिकेटेड फॉर हेल्दी ईटिंग, परफेक्ट फूड इन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, क्योंकि आपका सराउंडिंग तो वैसा ही रहेगा, उसमें रहते हुए कैसे आप अपने हेल्दी चॉइसेस रखें खाने की। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट कम टाइम में टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है आजकल, कि कैसे एक्सरसाइज को इनकलकेट करें अपने डाइट में। देन देयर इज़ अ कंप्लीट चैप्टर डेडिकेटेड टू हेयर इश्यूज़, जिसमें PRP, GFC के अलावा होम केयर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात की है। सेपरेट एपिसोड रिकॉर्ड करना होगा, because PRP is something which is in trend,
so we can talk about Yes. that also. एंड उसके अलावा फिर फिगर की भी बात की है मैंने कि कैसे मैंने अपना मतलब आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दोज डिलीवरी journey. एंड हाँ बच्चे हुए सर्जरी हुई तो मुश्किल हो जाता है, फिर मीनोपॉज का टाइम आता है तो कैसे हम अपना वेट मैनेज करें उस पर बात है। एंड देन जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड लिफ्ट है एंड सीरम्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, उन सब की एक समरी है। एंड इन द बुक आई हैव गिवन सम बारकोड्स फॉर दोज यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो कि अगर मैंने कोई रेसिपी बताई है या कोई ट्रीटमेंट है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके लिंक हैं बुक में विद इन द चैप्टर, तो आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड एंड देन एंड ऑफ द डे आई विल से कि रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ ब्रेक इन लाइफ, देयर इज नो हरी, डोंट गेट इनटू रैट रेस। उन्होंने कहा है ना, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर है कि जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। मतलब आप पैसे के लिए भाग रहे हो, फेम के लिए भाग रहे हो, बट एट द एंड ऑफ डे अगर आपने लाइफ को, उस मोमेंट को नहीं एंजॉय किया तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी एंड बीइंग फेमस, राइट? Everything, exactly. It's very beautifully said and very beautifully concluded by you. Thank you so much, ma'am. I hope ऐसे ही हम आगे ऐसे टॉपिक्स पर बात करते रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि लोग कराना चाहते हैं पर लोगों को सही तरीके की नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं एडुकेट करो आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज अगेन एन ऑनर होस्टिंग यू, मैम। थैंक यू।